इस नई और मतलब एक बेहद खास गहन चर्चा में स्वागत है। आज हम जिस सफर पर निकलने वाले हैं उसका विषय है पत्थर और आसमान की निरंतरता, एक वैश्विक और संवेदी यात्रा। एक बहुत ही दिलचस्प विषय है ये। बिल्कुल। दुनिया में कुछ ऐसी जगहें हैं जहां इतिहास कभी सोता नहीं है, जहां प्रकृति इंसानों पर अपना दबदबा नहीं बनाती और जहां हमारी बनाई हुई वास्तुकला या इमारतें अपने आसपास के माहौल से कोई होड़ नहीं करती। सही कहा। इसके बजाय वे आपस में एक बेहद खूबसूरत संवाद करते हैं। हाँ, एक संवाद। प्राचीन संगमरमर से लेकर खुले आसमान के नीचे धीरे धीरे सांस लेते विशाल ग्लेशियर्स तक, ये जगह सिर्फ अपनी सुंदरता के लिए नहीं जानी जाती। ये हमें एक एहसास कराती हैं कि दुनिया कितनी बड़ी है, हमारी स्मृतियां कैसे काम करती हैं और निरंतरता का असल मतलब क्या है। और मैं कहूँगा कि इस सफर की सबसे खास बात यह है कि ये यात्रा सिर्फ एक नक्शे पर खींची गई लकीर या भौगोलिक नहीं है। ये पूरी तरह से एक संवेदी यानी एक सेंसरी यात्रा है। एक ऐसा सफर जिसे हम अपनी सभी इंद्रियों से महसूस कर सकें, है ना? बिल्कुल। यह हमें एक मौका देती है कि हम अपनी भागती दौड़ती जिंदगी में थोड़ा ठहरें, गहराई को महसूस करें। इसका असली मकसद ये समझना है कि इंसान ने दुनिया के अलग अलग कोनों में प्रकृति का संतुलन बिगाड़े बिना समय, जलवायु और अपनी संस्कृति के साथ सह अस्तित्व या मिलजुल कर रहना कैसे सीखा है। ये सफर हमें सिखाता है कि किसी जगह को सिर्फ एक टूरिस्ट की तरह देखना ही काफी नहीं है। हाँ, ये एक सचेत चिंतन है, एक गहरा अनुभव है। ठीक है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। और हमारी इस यात्रा की पहली कड़ी हमें ले जाती है प्रकृति की उस धीमी लय और समय के नए पैमाने की ओर जिसे हम अक्सर अपनी तेज रफ्तार जिंदगी में भूल जाते हैं। शुरुआत करते हैं नॉर्वे से। नॉर्वे? सोचिए, एक ऐसा देश जहां की कुल आबादी महज 5.5 मिलियन है, यानी कई बड़े शहरों से भी कम। लेकिन नॉर्वे की सबसे बड़ी खासियत क्या है? उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को अपनी राष्ट्रीय नीति बना लिया है और इसी नीति का एक जीता जागता उदाहरण है वहां का गेरेंजर फ्योर्ड। जो लोग नहीं जानते उनके लिए फ्योर्ड असल में समुद्र का वो हिस्सा होता है जो दो ऊंची और खड़ी चट्टानों के बीच एक संकरी घाटी की तरह अंदर तक चला जाता है। हाँ, और गेरेंजर फ्योर्ड कोई छोटा मोटा फ्योर्ड नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये करीब 15 किलोमीटर लंबा है। जब हम वहाँ पानी पर होते हैं तो हमारे दोनों तरफ लगभग 1000 मीटर ऊंची चट्टानी दीवारें खड़े होती हैं। यह नज़ारा इतना विशाल है कि इंसान खुद को बहुत छोटा महसूस करता है। एकदम सही। और इन्हीं 1000 मीटर ऊंची दीवारों से गिरते हैं 7 सिस्टर्स नाम के मशहूर झरने, जिनकी सफेद जलधाराएं गहरी काली चट्टानों पर गिरती हैं। तो ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने कोई पेंटिंग बना दी हो। और अनुभव सिर्फ नीचे पानी से ही नहीं होता। जब 1400 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पर स्थित दलास्नेब्बा व्यू पॉइंट से नीचे की तरफ देखा जाता है तो पूरा परिदृश्य जैसे कई परतों में खुलता हुआ नजर आता है। गहरा शांत पानी, एकदम तीखी ढलानें और उनके ऊपर एक अंतहीन विशाल आसमान। यहाँ जो खामोशी है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सबक है। गेरेंजर फ्योर्ड हमें ये सिखाता है कि प्रकृति को खोजना या उसका अनुभव करना उसमें दखल देना नहीं है। असल में ये पानी और पत्थर की उस धीमी और शांत लय के अनुकूल होने की कला है। प्रकृति अपने खुद के समय और अपनी गति से चलती है। बिल्कुल। और नॉर्वे का ये फ्योर्ड हमें उसी गति का हिस्सा बनना सिखाता है। यहाँ हमें महसूस होता है कि हम दुनिया के मालिक नहीं हैं, बल्कि इस विशाल प्राकृतिक व्यवस्था का एक बहुत छोटा सा हिस्सा हैं। प्रकृति की इसी प्राकृतिक व्यवस्था को लेकिन एक बिल्कुल अलग रूप में क्रोएशिया की प्लिट्विस झीलों में भी देखा जा सकता है। क्रोएशिया एक और बेहतरीन उदाहरण। हाँ, अगर हम क्रोएशिया की बात करें तो वहाँ की आबादी करीब 3.8 मिलियन है। लेकिन उन्होंने प्रकृति को सहेजने का जो काम किया है वो अद्भुत है। वहाँ 300 वर्ग किलोमीटर का एक घना संरक्षित जंगल है और इस जंगल के बीचों बीच मौजूद हैं 16 झीलें और 90 से भी अधिक झरने। मैंने कहीं पढ़ा था कि इन झीलों का रंग लगातार बदलता रहता है, कभी बिल्कुल फिरोजा यानी टर्क्वाइज तो कभी गहरा पन्ना। ये कोई जादू तो नहीं है? जादू नहीं है, लेकिन प्रकृति का एक अद्भुत विज्ञान जरूर है। असल में वहाँ के पानी में जो खनिज मिनरल्स मौजूद हैं और जो ट्रेवर्टीन का जमाव है वो ये रंग तय करते हैं। ट्रेवर्टीन? हाँ, ट्रेवर्टीन एक तरह का चूना पत्थर या लाइमस्टोन होता है जो इन झीलों में सदियों से खनिजों के जमाव होने से बनता है। ये पत्थर प्राकृतिक रूप से बांध बना देता है जिससे पानी एक झील से दूसरी झील में झरनों के रूप में गिरता है।
तो ये कोई रुकी हुई जगह नहीं है, बल्कि लगातार बदलती और बनती हुई जगह है। बिल्कुल सही। और यहीं पर समय को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। प्लिटविस झीलों में समय को हम घड़ियों या घंटों में नहीं माप सकते। यहाँ समय को पानी के उस लगातार और निर्बाध बहाव में मापा जाता है। एक ऐसी व्यवस्था जहाँ पानी पत्थरों को आकार दे रहा है और पत्थर पानी का रास्ता तय कर रहे हैं। पानी का ये बहाव हमें प्रकृति की गति तो दिखाता है, लेकिन जब यही प्रकृति एक विशाल जमे हुए रूप में हमारे सामने आती है तो हमारा नजरिया कैसे बदलता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अर्जेंटीना का पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर। अर्जेंटीना जो दुनिया का 8वां सबसे बड़ा देश है। हाँ, और करीब 46 मिलियन लोग वहाँ रहते हैं। इतने बड़े देश के दक्षिणी हिस्से में ये ग्लेशियर मौजूद है। जरा इसके आकार की कल्पना कीजिए, ये ग्लेशियर 30 किलोमीटर लंबा है और ये पानी की सतह से करीब 70 मीटर ऊंचा खड़ा है। नीली सतह वाले इस विशाल बर्फ के पहाड़ से जब बर्फ के चरमराने और टूटने की तेज आवाज आती है तो वो एक रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव होता है। और ये सिर्फ एक मनमोहक दृश्य नहीं है जिसे देखकर हम आगे बढ़ जाएं। पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर के सामने खड़े होना एक बहुत ही गहरा शारीरिक और भावनात्मक अनुभव है। जब इतनी विशाल बर्फ अपनी ही गति से खिसकती और टूटती है तो ये समय और आकार यानी टाइम और स्केल की हमारी पूरी समझ को फिर से परिभाषित कर देता है। सही कहा। एक 70 मीटर ऊंची बर्फ की दीवार जब चटकती है तो वो आवाज हमारे अंदर तक जाती है। यहाँ बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब हम ये समझ लेते हैं कि प्रकृति कितनी विशाल और ताकतवर है तो ये सवाल उठता है कि इंसान ने इतिहास में इसके साथ तालमेल कैसे बिठाया। और यहीं पर हमारी बनाई वास्तुकला या आर्किटेक्चर की भूमिका आती है, जो परिदृश्य पर हावी होने के बजाय उसके साथ ढलना जानती है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण हमें जापान में मिलता है। बिल्कुल। 125 मिलियन की आबादी वाले इस देश में मियाजिमा द्वीप पर इत्सुकुशिमा श्राइन स्थित है। ये ढांचा कोई आज का नहीं बल्कि 12वीं सदी का है। इसे लकड़ी के खंभों पर इसलिए बनाया गया था ताकि ये समुद्र के ज्वार भाटे यानी टाइड्स के अनुकूल हो सके। और इसका एक 16 मीटर ऊंचा लाल टोरी गेट है। जब समुद्र में पानी बढ़ता है तो ऐसा लगता है जैसे वो विशाल लाल गेट पानी पर तैर रहा हो, और पानी घटने पर उसका आधार दिखाई देने लगता है। इत्सुकुशिमा श्राइन का ये डिजाइन कोई मजबूरी नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी दार्शनिक सोच थी। ये हमें सिखाता है कि संतुलन का मतलब कठोरता या अड़ियलपन नहीं है। अगर उन्होंने ज्वार भाटे को रोकने के लिए कोई बड़ी दीवार बनाई होती तो वो प्रकृति से लड़ना होता। बिल्कुल, लेकिन संतुलन का असली मतलब है समुद्र की लय के साथ लगातार ढलना या अडेप्ट करना। ये वास्तुकला परिदृश्य पर हावी नहीं होती, बल्कि ये उसे पूरक बनाती है। समुद्र और मंदिर दोनों एक दूसरे की सुंदरता को और निखारते हैं। हावी न होने की इसी भावना को हम आधुनिक वास्तुकला में भी देख सकते हैं, खासकर ऑस्ट्रेलिया के सिडनी ओपेरा हाउस में। ऑस्ट्रेलिया जैसा विशाल भूभाग वाला देश जिसकी आबादी करीब 26 मिलियन है, वहाँ डेनिश वास्तुकार यर्न उद्जोन ने इस इमारत को डिजाइन किया था। 1973 में इसका उद्घाटन हुआ। बंदरगाह के किनारे स्थित इस इमारत की छत पर 1 लाख से ज्यादा सिरेमिक टाइल्स लगी हैं। ये टाइल्स आसमान और बंदरगाह की रोशनी को बड़े ही जादुई तरीके से दर्शाती हैं। इतनी बड़ी और कंक्रीट की इमारत होने के बावजूद इसमें जो विजुअल लाइटनेस यानी देखने में जो हल्कापन है वो वाकई हैरान करता है। ऐसा लगता ही नहीं कि ये जमीन पर भारी बोझ डाल रही है। सिडनी ओपेरा हाउस असल में एक शहर और प्रकृति के बीच का एक बेहद खूबसूरत पुल है। एक तरफ सिडनी शहर की हलचल है और दूसरी तरफ शांत बंदरगाह और पानी। आज की तेज भागती जिंदगी और निरंतर गति के बीच ये वास्तुकला एक चमकदार ठहराव या ल्यूमिनस पॉज की तरह काम करती है, बिना ये भूलने दिए कि हम एक आधुनिक शहर में हैं। ठहराव और ताकत की बात करें तो हमें जॉर्जिया के उशगुली का जिक्र जरूर करना चाहिए। हाँ, यूरोप और एशिया के बीच स्थित 3.7 मिलियन आबादी वाले जॉर्जिया में 2100 मीटर की ऊंचाई पर बसा उशगुली यूरोप की सबसे ऊंची बस्तियों में से एक है। वहाँ का नजारा किसी फिल्म के सेट जैसा लगता है। बिल्कुल। पीछे 5000 मीटर ऊंचा माउंट शखारा का विशाल पहाड़ है और उसके ठीक सामने 9वीं से 12वीं सदी के बीच बने पत्थर के ऊंचे ऊंचे टावर आज भी सीना ताने खड़े हैं। इन टावर्स का निर्माण सुरक्षा के लिए किया गया था, लेकिन आज ये घाटी में एक मूर्ति कला जैसी स्थिरता का एहसास कराते हैं।
उश्गुली के ये प्राचीन टावर ये साबित करते हैं कि ताकत को हमेशा शोर मचाकर या दिखावा करके व्यक्त करने की जरूरत नहीं होती। 5000 मीटर ऊंचे पहाड़ के सामने इंसान की बनाई कोई भी चीज छोटी ही लगेगी, लेकिन उन टावरों ने पहाड़ से होड़ नहीं की। ताकत को मौन और सामंजस्य के जरिए भी व्यक्त किया जा सकता है। सही कहा। उश्गुली में वास्तुकला और वहां का भूभाग एक गहरे मौन समझौते में बंधे हुए हैं। मौन समझौते से मुझे याद आता है अतीत और वर्तमान का वो खुला संवाद जो दुनिया की कुछ ऐतिहासिक जगहों पर आज भी गूंजता है। चलिए ग्रीस चलते हैं, जहां करीब 10 मिलियन की आबादी रहती है। वहां की राजधानी एथेंस में एक्रोपोलिस की 150 मीटर की चढ़ाई अपने आप में एक संवेदी यात्रा है। जब इंसान ऊपर पहुंचता है तो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बना पार्थेनॉन मंदिर सामने आता है। इसका पेंटेलिक संगमरमर दिन के समय और सूरज की रोशनी के साथ अपना रंग बदलता है। इसे देखकर लगता ही नहीं कि हम किन्हीं मरे हुए खंडहरों के सामने खड़े हैं। अगर हम इसे एक बड़े नजरिए से जोड़कर देखें तो एक्रोपोलिस हमें यह सिखाता है कि सद्भाव या हार्मनी कोई बीते हुए कल की चीज नहीं है, ये शाश्वत हो सकती है। प्राचीन काल के ये पत्थर आज के नीले आसमान के साथ और आज के आधुनिक शहर के शोर के साथ ऐसे बात करते हैं जैसे उनके बीच समय का कोई फासला ही ना हो। वे इतिहास का एक ऐसा पन्ना है जिसे आज भी पढ़ा जा सकता है। और यह संवाद सिर्फ पत्थरों और आसमान के बीच भी नहीं है, बल्कि पानी और पत्थर के बीच भी तो हो सकता है। हाँ, 67 मिलियन की आबादी वाले फ्रांस की राजधानी पेरिस में सीन नदी इसका सबसे बड़ा गवाह है। शहर के बीचों बीच 13 किलोमीटर तक बहने वाली इस नदी के किनारे हॉस्मेनियन इमारतें बनी हैं। जो लोग वास्तुकला में रुचि रखते हैं वो जानते होंगे कि 19वीं सदी में पेरिस को एक नया रूप दिया गया था, जहां एक ही ऊंचाई और शैली की खूबसूरत पत्थर की इमारतें बनाई गई थीं, जिन्हें हॉस्मेनियन इमारतें कहते हैं। इसी नदी के ऊपर शानदार अलेक्जेंडर 3 पुल है और किनारे पर मशहूर एफिल टावर स्थित है। जब बातोमूश नाम की नावें इस नदी में धीरे धीरे चलती हैं तो लगता है जैसे पूरा इतिहास पानी पर तैर रहा हो। पेरिस की असली सुंदरता किसी एक इमारत में है ही नहीं, वो सुंदरता पानी और पत्थर के बीच के इस निरंतर संवाद में छिपी है। पानी जो हमेशा बहता रहता है, हमेशा नया होता है, और पत्थर जो सदियों से एक ही जगह पे टिके हैं, इन दोनों का मिलन ही पेरिस को पेरिस बनाता है। ये जो अतीत और वर्तमान का निर्बाध सह अस्तित्व है, जहां पुरानी और नई चीजें बिना किसी टकराव के साथ रहती हैं, ये हमें यूनाइटेड किंगडम और रूस के ऐतिहासिक केंद्रों में भी देखने को मिलता है। यूके, जिसकी आबादी भी फ्रांस की तरह करीब 67 मिलियन है, वहाँ 340 किलोमीटर लंबी टेम्स नदी बहती है। इसी नदी के किनारे पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर स्थित है और वहाँ का 96 मीटर ऊंचा एलिजाबेथ टावर, जिसे हम बिग बेन के नाम से भी जानते हैं, अपनी घड़ी की सटीकता के साथ पूरे शहर की लय को तय करता है। वहाँ परंपरा और आधुनिकता बिना किसी तनाव के एक शांत निरंतरता के साथ रहते हैं। और इसके बिल्कुल विपरीत लेकिन उतनी खूबसूरती से रूस में भी कुछ ऐसा ही नजारा है। रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है, 17 मिलियन वर्ग किलोमीटर का विशाल क्षेत्रफल और 11 टाइम जोन। वहाँ मॉस्को शहर के बीचों बीच 330 मीटर लंबा रेड स्क्वायर स्थित है। एक तरफ क्रेमलिन की सख्त ज्यामिति और विशाल दीवारें हैं, तो ठीक दूसरी तरफ सेंट बेसिल कैथेड्रल के रंगीन, घुमावदार और प्यास के आकार वाले गुंबद हैं। दोनों बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ ताकत और शक्ति का प्रतीक और दूसरी तरफ रंगों का एक उत्सव। बिल्कुल, दोनों बिल्कुल अलग हैं, लेकिन सूर्यास्त के वक्त जब उन पर रोशनी पड़ती है तो वे एक साथ इतने सहज लगते हैं जैसे अतीत और वर्तमान का एक निर्बाध सह अस्तित्व हो। इन दोनों ही देशों में वास्तुकला ये याद दिलाती है कि एक मजबूत पहचान अपनी जड़ों को खोए बिना भी समय के साथ विकसित हो सकती है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? इतने सारे परिदृश्य, इतनी सारी इमारतें, प्रकृति के इतने अलग अलग रूप, इन सब में एक बात जो बार बार उभर कर आती है वो है विशालता, धैर्य और सादगी। और जब हम विशालता की बात करते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका का योसेमाइट नेशनल पार्क सामने आता है। 33 मिलियन की आबादी वाले इस देश में 1890 में स्थापित हुआ ये नेशनल पार्क 3000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा में फैला है। वहाँ एल कैपिटन नाम की 900 मीटर ऊंची ग्रेनाइट की चट्टानें हैं और हाफ डोम की 2700 मीटर की ऊंचाई किसी को भी हैरत में डाल सकती है। योसेमाइट की यही विशालता हमें इंसान के तौर पर धैर्य सिखाती है।
जब हम 2700 मीटर ऊंचे हाफ डोम को देखते हैं, जो लाखों सालों के मौसम की मार झेलकर भी खड़ा है, तो वो किसी बनावटीपन या दिखावे से हम पर हावी नहीं होता, बल्कि इसकी वो शक्तिशाली निरंतरता हमें रुकने, शांत होने और उस परिदृश्य को हमारी अपनी आंतरिक लय सेट करने का निमंत्रण देती है। ये हमें सिखाता है कि कुछ चीजें समय लेती हैं और वो समय देना जरूरी है। योसेमाइट से निकलकर अगर हम मॉरिशस की तरफ देखें तो वहाँ की कहानी भी अद्भुत है। 1.3 मिलियन की आबादी वाले इस छोटे से द्वीपीय देश में ले मोन ब्राबंट नाम का पहाड़ है। 556 मीटर ऊंचा ये बेसॉल्ट का पहाड़ एक बेहद खूबसूरत फिरोजा लेगून के बीच से निकलता है। और वहाँ जो सबसे जादुई चीज है वो है पानी के भीतर दिखने वाला अंडर वाटर वाटरफॉल का दृष्टिभ्रम। ये कोई असली झरना नहीं है, बल्कि रेत की धाराओं के समुद्र की गहराई में खिसकने से बनने वाला एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। ले मोन ब्राबंट सिर्फ एक खूबसूरत पोस्टकार्ड जैसी जगह नहीं है। इस पहाड़ का अपना गहरा इतिहास है। ये कभी गुलामों के लिए पनाहगाह हुआ करता था, इसलिए ये इस बात की एक बहुत बड़ी याद दिलाता है कि कैसे प्रकृति की भव्यता और इंसानों की सामूहिक स्मृति एक साथ रह सकते हैं।